बच्चों हम बात कर रहे थे यहाँ पे द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में। द्रव्य की अवस्थाओं में सबसे पहले हम जानेंगे गैसीय अवस्था के नियम, यानी कि गैसों के नियम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक भी यही है, गैसों के नियम। जो नियम आप बचपन में कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9th में भी आप पढ़े थे, ठीक है, क्लास 10th में भी आपने पढ़े थे, उनको डिटेल से हम इस क्लास में, इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। गैसों के नियम। गैसों के नियम में 4 नियम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। यदि बात की जाए तो बॉयल का नियम, जिस पे आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है, ज़्यादा में न्यूमेरिकल्स बनेंगे सभी पे, ठीक है, ज़्यादातर बॉयल्स पे बनेंगे, ठीक है, और यहाँ पे चार्ल्स पे बनेंगे। ठीक है, ये एग्जाम में ज़्यादा तरीके से पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लास्ट के 2 को छोड़ दोगे, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पढ़ने चारों हैं, है ना, क्योंकि ये आगे भी काम आएंगे। क्लियर है? अच्छा जी, बॉयल के नियम की हम बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा हूँ? बॉयल के नियम से। तो ध्यान दीजिएगा, इस नियम के अनुसार अब देखो, जो डेफिनेशन में लिखा हुआ रहता है ना, सबसे बढ़िया बात क्या है, जो डेफिनेशन में लिखा रहता है ना, उसको अपनी लैंग्वेज में अलग तरीके से लिख लो, शॉर्ट तरीके से। कैसे? इस नियम के अनुसार स्थिर ताप, यानी कि यहां पे बोला गया है कि टेम्परेचर भैया क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो। ठीक है, टेम्परेचर क्या कर दिया मैंने, कांस्टेंट कर दिया। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन, निश्चित द्रव्यमान का आयतन, यानी कि किसकी बात कर रहा है, यहां पे मास भी मैंने क्या कर दिया, निश्चित कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। अच्छा जी, आयतन, अब यहां से बनेगी अपना रिलेशन। ठीक है, आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि पूरी की पूरी बात एक ही बोली गई है कि जो आयतन रहेगा ना, वो क्या है, दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो आयतन है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये यहां पे लिखा हुआ है। अच्छा, आपको गणित से पता है, गणित में आप जानते हैं कि जब भी मैं ये अनुपात का चिन्ह हटाऊंगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, उस कांस्टेंट को मैं क्या मान लेता हूँ, के मान लेता हूँ। ठीक है, तो v बराबर क्या आ जाएगा आपका, k/p। अच्छा, और शॉर्ट फॉर्म में इसको अच्छी तरीके से लिखना चाहें तो आप एक काम कर दो, यहाँ पे कैंची गुणा कर दो, vp बराबर क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। ठीक है, या फिर pv आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी कि आप जो यहाँ पे दाब देखेंगे और जो आयतन देखेंगे, ठीक है, दाब और आयतन का जो गुणनफल होगा वो हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलने वाला है, एक नियतांक मिलने वाला है। ठीक है, यानी कि स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, चेंज इन दोनों का गुणनफल नहीं होगा। अच्छा, अतः स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए दाब व आयतन का गुणनफल, वही बोला मैंने, दाब व आयतन का गुणनफल एक स्थिरांक या फिर नियतांक या फिर एक कांस्टेंट प्राप्त होता है। माना, अब मैं मान लेता हूं, एक फॉर्मूला यहां पे डिराइव कर लूंगा मैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोल दिया कि भैया पीवी बराबर क्या है, के है। ठीक है, अच्छा, मैं यहां पे 2 चीजें लेके चल रहा हूं। कैसे, समझना ध्यान से। मैंने क्या किया, जो स्टार्टिंग का प्रारंभिक यानी इनिशियल, ठीक है, 2 अवस्थाएं हैं, एक तो प्रारंभिक है, ठीक है, और एक क्या है, अंतिम है। प्रारंभिक, अच्छा आप मुझे बताओ, क्या टेम्परेचर को मैं चेंज कर सकता हूं क्या? बोलो भाई, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पहले मैंने कांस्टेंट कर दिया, मास को भी मैंने कांस्टेंट कर दिया। तो यहां पे 2 ही चीजें बची है जिनको आप यहां पे बदल सकते हो। कौन कौन सा? प्रेशर बचा हुआ है और वॉल्यूम बचा हुआ है। मैंने मान लिया है कि स्टार्टिंग में प्रेशर कितना है, P1 है। अच्छा, वॉल्यूम कितना है, V1 है। अंत में वॉल्यूम P2 आपका दाब हो गया, प्रेशर हो गया, और V2 आपका क्या हो गया यहाँ पे भैया, वॉल्यूम हो गया, यानी कि आयतन हो गया। अच्छा, यदि मैं देखना चाहूं यहाँ पे कि PV बराबर क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया कि यदि मैं प्रारंभिक की बात करता हूं तो यहाँ पे P1 V1 बराबर के, और यहाँ पे P2 V2 बराबर के, यानी कि P और V का मान, P का मान मैंने क्या रख दिया इस प्रारंभिक जगह पे, P1 रख दिया, और V का मान कितना रख दिया, V1 रख दिया। तो हमारा ये वाला इक्वेशन आ गया। ठीक है, अच्छा, P का मान मैंने P2 रख दिया और V का मान V2 रख दिया, तो हमारा ये वाला इक्वेशन आ गया। अच्छा, दोनों इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि भैया P1 और V1 किसके बराबर है, K के बराबर है, और P2 और V2 ये भी किसके बराबर है, K के बराबर है। अच्छा, दोनों यदि K के बराबर है तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे ही होंगे। तो वहां पे मैं बात बोल सकता हूं कि P1 V1 बराबर P2 V2। ठीक है, तो यहां से हमें ये वाली बात ध्यान रखनी है, P1 V1 बराबर P2 V2, और यहीं से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल बन जाएगा। ठीक है, या तो 2 नंबर का क्वेश्चन इसी जगह से आ जाएगा, ठीक है, या फिर यहां से कोई सा भी छोटे से छोटा न्यूमेरिकल जो बहुत ही इजी कैलकुलेशन वाला होगा वो आपको यहां पे एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा जी, जिस तरह से हम बात कर सकते हैं, यहां पे प्रश्न आया हुआ था एक एग्जाम में, ठीक है,
राजस्थान बोर्ड के किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, समतापीय वक्र किसे कहते हैं, ठीक है, समतापीय वक्र किसे कहते हैं तथा बोयल के नियमानुसार निम्न के मध्य समतापीय वक्र बनाइए। अच्छा, समतापीय का मतलब क्या हो गया, समतापीय समान ताप, यानी कि टेम्परेचर को हमें यहाँ पे चेंज नहीं करना है, ठीक है। जैसे ही मैंने टेम्परेचर को चेंज नहीं करने वाली बात बोली तो दिमाग में वैसे ही आ गया कि भैया ये तो बोयल का नियम है, ठीक है। अच्छा जी, यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे तो किसके मध्य मुझे यहाँ पे समतापीय वक्र बनाना है, P और V के मध्य बनाना है। अरे भाई ये तो मुझे पता है कि P जो होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है V के, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, फिर वापस उसने दूसरी बात बोल दी कि P और 1/V के मध्य बनाओ, ठीक है, और यहाँ पे तीसरा इसने बोल दिया कि PV वो P के मध्य बनाओ, यानी कि 3 वक्र मुझे बनाने हैं। यदि ये वाला बन गया तो बाकी के तो हम आराम से इजीली बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है यहाँ पे 1/V। अच्छा, पहले समतापीय वक्र समझ लो, स्थिर ताप पर दाब वो आयतन के मध्य बनाए गए वक्र को समतापीय वक्र कहते हैं। यानी कि सर ये तो डेफिनेशन नहीं बताते तब भी पता चल रहा था, तो वही तो बात है, यानी कि यहाँ पे जो शब्द रहेंगे ना उन्हीं का खेल होगा। समतापीय मतलब समान ताप, ठीक है, क्लियर है। चलो जी, अब वक्र बनाते हैं। यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे सबसे पहला वक्र मैं बना रहा हूं P एंड V के मध्य, ठीक है, P और V के मध्य, यानी कि हमें पता है कि P जो है वो क्या होता है 1/V होता है, क्लियर है। यानी कि P बढ़ेगा तो V क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। अरे P बढ़ेगा तो V क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। यानी कि मेरा जो वक्र है वो कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। अच्छा, इस वाली जगह पे देखो, इस वाली जगह पे जो प्रेशर है वो ज़्यादा है और यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे इतना ही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेशर को मैं क्या कर रहा हूँ, कम करते जा रहा हूँ, प्रेशर को मैं क्या कर रहा हूँ, कम करते जा रहा हूँ। इस वाली साइड पे कमी होगा क्योंकि यहाँ पे 0 होता है, पता हो तो। प्रेशर को कम किया, जैसे ही मैं प्रेशर को कम करते जा रहा हूँ, अरे वाह, एक चीज़ देखने को मिल रही है कि सर जैसे जैसे मैं प्रेशर को कम करते जा रहा हूँ वैसे 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 क्या हो रहा है यहाँ पे, वैसे वैसे मुझे क्या हो रहा है यहाँ पे, V का जो मान है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपको ये बातें समझ में आती है क्या, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे मैं प्रेशर को कम करते जाऊंगा वैसे वैसे वॉल्यूम का जो मान है, आयतन जो है वो बढ़ता जाएगा। P और V का रिलेशन भी यही था। क्या इतना फंडा क्लियर, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अगला मैंने बोल दिया P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V के मध्य बनाना है। अरे यार, मुझे जब पता है कि P और V के मध्य ये वाला रिलेशन होता है तो इसने वापस से 1/V कर दिया, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया कि सर P बढ़ेगा, ठीक है, P यदि बढ़ेगा तो V भी यहाँ पे बढ़ेगा। देख लो भाई, P बढ़ रहा है, V भी बढ़ रहा है, P बढ़ रहा है, V भी बढ़ रहा है, ठीक है। यदि ये सीधा सीधा P और V बोल देता, ठीक है, तब तो मैं ये वाला बना देता, ठीक है। इसने P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसने क्या कर दिया, P और 1/V के मध्य बना दिया। तो P और 1/V के मध्य देखते हैं तो वापस से वो तो क्या हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है। यानी कि P और V के मध्य यहाँ पे हमें P और 1/V के मध्य यहाँ पे ग्राफ बनाना है, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मुझे देखने को मिलता है जैसे ही मैं देखता हूँ तो ये यहाँ पे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अगला इसने क्या बोला था, PV और, अच्छा यहाँ पे ये PV और K लिख लो, PV और P लिख लो, K लिख लो, है ना। अच्छा, यहाँ पे PV P, ठीक है। अच्छा देखो, आपको एक बात पता है कि सर जो PV होता है ना वो क्या होता है, K के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, यानी कि जो PV का जो मान आने वाला है, ठीक है, वो क्या आने वाला है, यहाँ पे एक कांस्टेंट आने वाला है, ठीक है। यानी कि PV का जो मान आने वाला है वो क्या आने वाला है, कांस्टेंट आने वाला है। अब कांस्टेंट आने वाला है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर PV जो रहेगा वो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। कितना भी आप यहाँ पे P बढ़ाते रहो, ठीक है, ये हमेशा आपको कांस्टेंट ही मिलेगा, ये यहाँ पे चेंज नहीं होगा। यानी P आप बढ़ाते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो PV रहेगा वो अपना मान नहीं बदल सकता। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया है कि PV बराबर क्या है, यहाँ पे K है। यानी कि P और V का जो गुणनफल है वो क्या है, K है, यानी कि नियतांक है। P को बढ़ाते रहो, कम करते रहो, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चलो जी, बढ़े आगे। अच्छा जी, इस पे एक न्यूमेरिकल देख लो। अच्छा, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे आगे। क्लियर थी बात, ठीक है, बढ़े आगे। अच्छा, आप यहां पे देख सकते हैं कि अब अगला एग्जांपल देखो, यहां पे बोला गया है स्थिर ताप बोला हुआ है, ठीक है। स्थिर ताप का मतलब क्या हो गया कि सर टेम्परेचर यहां पे कांस्टेंट है। अच्छा, टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है तो मुझे पता चल गया कि सर टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी कि मुझे क्या लगाना है, बॉयल का नियम लगाना है। अच्छा, बॉयल का नियम क्या बोलता है, तो आप बोलेंगे सर P1 V1 बराबर P2 V2 ये होता है,
ठीक है। अच्छा, आपको दिया हुआ है स्थिर ताप पर किसी गैस के 10 लीटर आयतन का दाब कितना है, 1 atm है। यानी कि स्टार्टिंग में आपका जो यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1 atm दिया हुआ है। अच्छा, 10 लीटर आपका क्या दिया हुआ है, स्टार्टिंग का आयतन दिया हुआ है। अच्छा जी, उस गैस का आयतन याद करो जिसका दाब कितना है, 4 atm है, यानी कि P2 बाद वाला जो आपका दाब है ना वो कितना दिया हुआ है, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे V2 हमें यहाँ पे निकालना है तो सीधा रिलेशन है, ठीक है, गणित लगानी है, कुछ भी नहीं करना। P1 V1 बराबर P2 V2, ठीक है। कैसे करोगे, P1 V1 बराबर P2 V2। अच्छा, P1 कितना है तो आप देखेंगे P1 कितना है, 1 है, 1 को 10 से गुणा करोगे, ठीक है, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, P2 कितना, 4 दिया होगा, 4 दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको V2 निकालना है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि V2 बराबर कितना आ जाएगा, 10 को 1 से गुणा किया 10 आया बटा 4 आया, ठीक है। आपका आंसर निकल के कितना आ गया यहाँ पे, 2.5 लीटर, ठीक है। 2.5 लीटर आपके सवाल का आंसर आ गया। एक बार छापो, फिर उसके बाद में अगले नियम के बारे में यहाँ पे समझेंगे। अगला नियम आपका चार्ल्स का नियम होगा, एक बार इसको छाप लो, ठीक है। हाँ जी, छाप लिया। चलो जी, बढ़ते हैं आगे। अगला नियम, बॉयल का नियम काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगला नियम चार्ल्स का नियम, ठीक है। ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ठीक है। इजी सी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, एक बार फिर से रिकॉल करेंगे उसको, बॉयल के नियम को। वहाँ पे क्या था, ताप क्या था हमारा, स्थिर था। P1 V1 बराबर क्या होगा, P2 V2 होगा, यानी कि P और V का जो गुणनफल है वो क्या होगा, स्थिरांक यानी कि नियतांक प्राप्त होगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं चार्ल्स के नियम की। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, बॉयल के नियम में तो हमने क्या किया था भैया, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया था, लेकिन चार्ल्स ने यहाँ पे क्या किया, जो दाब है यानी कि जो प्रेशर है उसी को यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया। यानी कि स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है। यानी कि भैया बोलना चाहते हैं ये कि स्थिर दाब पर, यानी कि यदि मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर देता हूं, ठीक है, तो यहां पे प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, द्रव्यमान को पहले ही निश्चित कर दिया यहां पे, तो यहां पे जो आयतन रहेगा, ठीक है, यानी कि जो वॉल्यूम रहेगा वो किसके समानुपाती होगा, वो टेम्परेचर के समानुपाती होगा। यानी कि जैसे जैसे मैं वॉल्यूम बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ता जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है क्या, ठीक है। अच्छा, यदि मैं बात करना चाहूँ यहाँ से तो V बराबर क्या आ जाएगा, KT आ जाएगा। सर ये K कहाँ से आया, भैया देखो यहाँ से अपने दिल की आंखें खोलो और देखो कि भैया समानुपाती का चिन्ह जब हटता है तब क्या आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर एक कांस्टेंट आता है, उसको हम यहाँ पे K मान के चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यदि और ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप एक काम करो, T को नीचे ले जाओ, आपको ये वाली फॉर्म मिल जाएगी, ठीक है। वैसे तो आप ये वाला रिलेशन यदि ध्यान रखोगे उससे पूरी चीज़ें कर लोगे, ठीक है। अतः स्थिर दाब पर यानी कि कांस्टेंट यदि आपका प्रेशर है उस पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए उसके आयतन और ताप का अनुपात एक स्थिरांक प्राप्त होता है। यानी कि बात की जाए, यदि मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर देता हूं, बातों को समझना, यदि मैं दाब को कांस्टेंट कर देता हूं तो जो आपका वॉल्यूम और ताप का जो अनुपात रहेगा ना वो क्या होगा, एक नियतांक प्राप्त होगा। यानी कि आपका जो यहाँ पे आयतन, दाब नहीं, आयतन और जो आपका ताप है उसका जो यहाँ पे अनुपात है वो क्या प्राप्त होगा, एक नियतांक या फिर स्थिरांक प्राप्त होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अच्छा, यदि मैं इसको वापस से उसी फॉर्म में लिखना चाहूँ तो स्टार्टिंग में आप वही देख लीजिए, V1 T1 मैंने इनिशियल ले लिया, ठीक है। अच्छा, V2 T2 मैंने क्या ले लिया, फाइनल ले लिया। अच्छा, अपने पास में क्या था भैया, तो आप बोलेंगे सर V/T बराबर क्या था, K था। तो इसको यदि मैं अच्छे तरीके से लिखना चाहूँ तो देखिएगा, स्टार्टिंग में इनिशियल में बोल रहा हूँ, इनिशियल कंडीशन में क्या होगा, इनिशियल कंडीशन में मेरे V को क्या माना है, V1 माना है, तो V1/T1 बराबर क्या हो जाएगा, K। अच्छा, फाइनल की मैं बात कर रहा हूँ, फाइनल में क्या होगा, V2/T2 बराबर K। सर ये भी K के बराबर है, ये भी K के बराबर है, क्यों इन दोनों को यहाँ पे हम बराबर कर सकते हैं, क्या कर दो भाई, घर की ही बात है, यानी कि V2/T2, ठीक है। अच्छा, यानी कि यहाँ पे बात पता चल गई कि V1 को आप T2 से गुणा करो और यहाँ पे उसको बराबर किसके कर दो, V2 T1 के गुणनफल के, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये वाला रिलेशन आपका निकल करके आ गया, यानी कि V1/T1 बराबर V2/T2, यहाँ पे आपका रिलेशन निकल करके आ गया, ठीक है। एग्जाम में क्या इस पे न्यूमेरिकल आते हैं क्या, बिल्कुल आते हैं, भर भर के न्यूमेरिकल आते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा जी, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो
इसको देख लो, वैसे तो एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा बट फिर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे और फॉर्म देखना चाहूँ, जो अभी हमने नियम पढ़ा था, ये वाला जो नियम पढ़ा था उसकी यदि और रूप देखना चाहूँ तो ध्यान दीजिएगा, माना स्थिर दाब पर टेम्परेचर को मैं क्या कर देता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर है यानी कि जो T1 है उसको मैंने क्या कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया, ठीक है। और जो V1 है उसको मैंने क्या मान लिया यहाँ पे V0 मान लिया, यानी कि टेम्परेचर को तो मैंने कितना कर लिया 0 कर लिया, और यहाँ पे जो V1 था उसको मैंने कितना कर लिया V0 कर लिया, ठीक है। यानी कि बोला जाए तो ये वाली बातें हो गई क्या, V1 0, ठीक है, क्लियर है। अच्छा T2 कितना माना मैंने, T डिग्री सेल्सियस मान लिया, इसको भी डिग्री सेल्सियस लिख लो। अच्छा V2 को कितना मान लिया यहाँ पे VT मान लिया, ठीक है। अच्छा आपका जो फॉर्मूला था वो क्या था, तो आप बोलेंगे सर हमारा जो फॉर्मूला था ना वो क्या था, ध्यान से समझना, हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था V1/T1, ठीक है, V1/T1 बराबर V2/T2, ठीक है, V1/T1 बराबर V2/T2। अच्छा V1 आपने क्या माना है, तो आपको पता है V1 आपने V0 माना है, तो V0 कर लो। अच्छा सर T1 कितना माना है, तो आप बोलेंगे सर 0 डिग्री सेल्सियस आपने माना है। अच्छा 0 डिग्री सेल्सियस आपने यहाँ पे माना है, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या जो 0 डिग्री सेल्सियस है उसको आप केल्विन में चेंज करके 273 नहीं कर सकते क्या? अरे भैया जब आप सेल्सियस को केल्विन में यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या कर दोगे +273 यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस क्या होगा 273 केल्विन आपका होगा, ठीक है। अच्छा जी यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे तो ये कितना हो गया V0/273 हो गया। अच्छा V2 कितना है, तो आप देखेंगे सर V2 कितना था V2 कितना था VT, यानी कि ये कितना हो गया VT हो गया। अच्छा T2 को कितना माना है आपने T0 माना है, लेकिन वो तो किस में है डिग्री सेल्सियस में है ना। यदि मैं इधर यहाँ पे केल्विन में लिख रहा हूं तो उधर भी केल्विन में लिखूंगा, तो वो कितना आ जाएगा T डिग्री सेल्सियस माना था, तो T में आप क्या कर दो 273 को आप यहाँ पे आराम से ऐड कर सकते हो, आपका रिलेशन निकल करके आएगा, ठीक है। अच्छा यानी कि सर यहाँ तक की हमने कहानी देख ली। अब जो आपसे पूछा है उसको आप देख सकते हैं, तो देख लीजिएगा VT बराबर क्या आ जाएगा आपका, VT बराबर क्या आ जाएगा, तो आप देखेंगे VT बराबर इससे दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे देखो VT बराबर क्या आएगा, तो आप बोलेंगे कि सर ये जो T + 273 है ये पूरा किससे गुणा हो जाएगा इससे, ठीक है। तो यहाँ पे कर दो V0/273, क्लियर है, यानी कि ये वाली कहानी आपके समझ में आ गई। अच्छा यदि इसको और आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, गुणा करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में आप वैसे तो ये ध्यान रखो, और आपको यदि और ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखना है तो आप वैसे यहाँ पे ये वाली फॉर्म भी आप ध्यान रख सकते हो। इसको एक बार खोलो, V0 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा V0 + V0 T/273, ठीक है। अच्छा यदि मैं देखता हूँ यहाँ पे V0/273 को इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, तो आप देखते हैं V0 T/273 प्लस, ठीक है। अच्छा V0/273 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा V0 आएगा, क्लियर है। अब इन दोनों में से मैं क्या करूँगा V0 को बाहर ले लेता हूँ कॉमन, V0 को बाहर कॉमन लिया और कितना आ गया यहाँ पे 1 + T/273, ठीक है, क्लियर है कहानी। एक बार करके देख लेना आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ भी नहीं किया मैंने, पहले जो ये वाली टर्म थी उसको इससे मल्टीप्लाई किया और फिर मैंने क्या कर लिया V0 को यहाँ पे कॉमन ले लिया। V0 को जैसे कॉमन लिया तो सिंपल सी फॉर्म आ गई आपके सामने, VT बराबर V0 1 + T/273, क्लियर है, ठीक है। अब यही वाली बात जो यहाँ पे मैंने बोली है वही यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, बहुत ही ईजी है, मेरी बात मानो, मतलब गैसीय अवस्था के जो नियम हैं काफ़ी ईजी हैं, ठीक है। अगले 2 नियम भी काफ़ी इजी होंगे, उसके पहले एक यहाँ पे एग्जांपल करते हैं, एक यहाँ पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। स्थिर दाब पर जैसे ही इसने स्थिर दाब बोला हमारे दिमाग में बात आ गई कि सर ये चार्ल्स का नियम लगा रहा है। अच्छा आप बताओ मुझे जो स्थिर ताप होगा उसमें नियम किसका लगेगा, तो आप बोलेंगे सर बॉयल का नियम लगेगा। अच्छा स्थिर ताप पर 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी गैस का आयतन 4 गुना करने के लिए, अरे वाह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। क्या बोल रहा है कि सर जो आपका क्या बोल रहा है कि ये 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी गैस का आयतन 4 गुना करने के लिए, यानी कि जो आपका T1 है वो कितना दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मैं क्या करूंगा 27 में 273 तो जोड़ूंगा ही जोड़ूंगा,
ठीक है। अच्छा जी, आपका रिलेशन क्या होता है? यदि आप रिलेशन को देखना चाहें तो रिलेशन तो आपका यहाँ पे V1/T1 बराबर V2/T2, ठीक है। अच्छा, T1 कितना दिया हुआ है? 27 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये बोल रहा है कि आयतन को मुझे 4 गुना करना है, यानी कि स्टार्टिंग में मैं कुछ भी मान सकता हूं। स्टार्टिंग में यदि मैंने 1 मान लिया तो बाद में कितना लेना पड़ेगा? 4 लेना पड़ेगा। स्टार्टिंग में यदि मैंने 2 मान लिया तो बाद में कितना लेना पड़ेगा? 8 लेना पड़ेगा। ऐसे समझो, यदि मैं स्टार्टिंग में 1 मान रहा हूं वॉल्यूम, तो बाद में मुझे 4 करना पड़ेगा। मैंने यदि यहाँ पे 2 मान लिया तो मुझे 8 करना पड़ेगा। अच्छा, यदि मैंने 8 कर लिया तो कितना करना पड़ेगा? तो आपके दिल से आवाज आनी चाहिए, सर 4 गुना ही तो करना है, 32 कर दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप हर अवस्था में देखेंगे तो हर प्रत्येक स्थिति में यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अनुपात आ रहा है वो समान आ रहा है, ठीक है। यानी कि 1:4 आ रहा है। तो इतनी काटापीसी नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ 1 और 4 आप यहाँ पे ध्यान रखो, ठीक है। यानी कि यदि बात की जाए V1 की तो उसको क्या कर दो? V कर लो, ठीक है। कटना तो वैसे भी है, 1 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, V2 की मैं बात करता हूं तो कितना आ जाएगा? 4V आ जाएगा। अच्छा, इसकी बात करते हैं, यहाँ पे अपने T1 दिया हुआ है और यहाँ पे T2, ठीक है। अच्छा, निकालना क्या है यहाँ पे? कितने डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस ताप की आवश्यकता होगी, यानी कि ये मुझे सीधा यहाँ पे निकालना है। तो फॉर्मूला लगा दो, V1/T1 बराबर V2/T2, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के दिल में बात आ रही होगी कि सर आपने यहाँ पे 1 और 4 क्यों नहीं माना? अरे मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर देखो, यदि मैं यहाँ पे V नहीं भी लिखता हूँ ना तब भी काम चलेगा। कैसे समझना है? यहाँ पे V लिखा। अच्छा, ये कितना हो गया? यहाँ पे ये आपको पता है 300 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना हुआ? 300 हो गया। अच्छा, V2 कितना है? तो आप बोलेंगे 4V हो गया। अच्छा, इधर देखो, ये तो मुझे ज्ञात करना ही है, तो आपको दिख रहा है V से तो V वैसे ही कट रहा है, बोलो भाई, ठीक है। तो यहाँ से T2 बराबर कितना आ गया? 4 को कर दो 300 से गुणा, कितना आ गया? 1200 केल्विन। अच्छा सर, ये हमारा आंसर हो गया क्या? ठीक है, ये आंसर आपका जब हुआ है यदि आपसे एग्जाम में पूछा गया है केल्विन में, ठीक है। लेकिन आपसे जो यहाँ पे पूछा गया है किसमें? कितने डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? 1200। अच्छा, मुझे बताओ, यदि आप ध्यान देते थे यहाँ पे तो 0 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में बदलने के लिए क्या करते थे? यहाँ पे 273 करते थे, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है? यहाँ पे जो केल्विन है उसमें से क्या करना है? उसको वहां पे क्या करना है? डिग्री सेल्सियस में करना है। तो भैया इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 1200 में से आपको क्या करना पड़ेगा? 273 माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो भी आएगा आपका आंसर 927, देख लेना, चेक कर लेना एक बार, है ना। 927 डिग्री सेल्सियस ही आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को नहीं है? 1% नहीं होनी चाहिए। बढ़े आगे। अच्छा जी, अगला नियम एवोगैड्रो नियम, ठीक है। एवोगैड्रो नियम की हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। एवोगैड्रो नियम आप यहाँ पे फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ सकते हैं। सर मोल की यहाँ पे बात होगी, ठीक है, तो ज्यादा डिस्कस इसको नहीं करेंगे। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ध्यान से समझना। स्थिर ताप तथा स्थिर दाब पर सबसे पहले बॉयल का नियम था, वहां पे तो हमने क्या किया था? ताप को स्थिर कर दिया था। दूसरा चार्ल्स का नियम था, वहां पे दाब को स्थिर कर दिया था। भाई ने क्या किया? यहाँ पे दोनों को स्थिर कर दिया, यानी कि जो टेम्परेचर है वो भी कांस्टेंट हो गया, जो प्रेशर है वो भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। यानी कि स्थिर ताप स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन जो रहेगा गैस के मोलों की, गैस के मोलों की संख्या के समानुपाती होगा। यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया? यहाँ पे N हमारा आ गया। अच्छा जी, यदि मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे बात करना चाहूँ यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा, यदि स्टार्टिंग में बात करूँ यहाँ पे समान ताप, एक और डेफिनेशन आपके एग्जाम में आती है, समान ताप तथा समान दाब पर गैसों के समान आयतन में मोलों या अणुओं की संख्या भी समान होती है। यानी कि बात की जाए तो यहाँ पे ताप को मैं समान कर दूं, दाब को समान कर दूं, गैसों के समान आयतन में, यानी कि आयतन समान है, तो वहां पे मोलों की संख्या भी हमारी क्या होगी? समान, यानी कि इक्वल प्राप्त होगी, ठीक है। अच्छा, यदि मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे तो देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। वैसे आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो यहाँ पे हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलो जी, बढ़े आगे, आ जाओ भी। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, 100% आएगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे आगे पूरी की पूरी थ्योरी है वो इसी समीकरण पर आधारित है। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT, ऐसा कुछ समझा था क्या? बोलो भाई। तो यहाँ पे उसी समीकरण को हम क्या करेंगे? यहाँ पे सत्यापित करेंगे, उसका प्रूफ यहाँ पे देंगे, ठीक है। और ये पूरी की पूरी किस पे डिपेंड करेगी? यदि आपने जो दोनों तीनों नियम है वो अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो आपको ये समीकरण बिल्कुल इजी लगने लगेगी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी लगेगी। अच्छा जी, यदि मैं बात करना चाहूं पहला नियम, अब फटाफट से रिवीजन भी हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझना।
पहला नियम बॉयल का नियम, उसमें क्या बोलता था कि जो V रहता है वो P के यानी कि जो आयतन रहता है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन दूसरी बार कौन आए? चार्ल्स आए। चार्ल्स ने बोला कि जो वॉल्यूम होता है ना भाई वो यहाँ पे टेम्परेचर के समानुपाती होता है। तीसरी बार एवोगैड्रो आए, वो बोलते हैं कि यार V जो होता है ना वो N के समानुपाती होता है। यानी कि यहाँ पे तीनों के तीनों ने किसको पकड़ा है? आयतन को पकड़ा है। ठीक है, V को एक तरीके से देखा जाए तो 1/P है, यहाँ पे T के समानुपाती है और यहाँ पे ये N के समानुपाती है। अच्छा, यदि मैं आपको खुद बोल देता हूँ कि ये तीन इक्वेशन आपके सामने हैं, इनको मिलाकर के एक कंबाइंड इक्वेशन बनाओ। ठीक है, तो बनाओ, अभी वीडियो को पॉज करो, फटाफट से बनाओ क्या कंबाइंड इक्वेशन यहाँ पे बन सकती है। ठीक है, वीडियो को पॉज किया, बनाई, तो आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इक्वेशन मिलेगी, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NTP। अच्छा, ऐसे देखो ना, पहला वाला है V को मुझे करना है, समानुपाती तो करेंगे। ठीक है, अच्छा 1/P यहाँ से आ गया। ठीक है, लेकिन ये समानुपाती किसके? सीधा T के और N के, तो T और N यहाँ पे आप इसको कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अच्छा, आप एक बात देखो, यहाँ पे P को इधर लेके जाते हो तो PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? यहाँ पे NT हो गया। ठीक है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? यहाँ पे NT हो गया। अच्छा जी सर, समानुपाती का यदि चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो हटा दो और एक कांस्टेंट लगा दो, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा भैया? R को ही बोला जाता है क्या? गैस नियतांक, यानी कि गैस कांस्टेंट। ठीक है, और जो PV बराबर nRT है, यही आपके पूरे चैप्टर का जो आगे हम पढ़ने वाले हैं उसका आधार है, उसका बेस है। तो ये तो याद ही रख लो। कैसे? सबसे पहला नियम हमारा क्या था? बॉयल का नियम था। बॉयल के नियम हमने क्या जाना था? V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? यहाँ पे 1/P। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। अच्छा जी, दूसरी हम बात करते थे चार्ल्स के नियम की। चार्ल्स के नियम में क्या हुआ कि वॉल्यूम को टेम्परेचर के यहाँ पे समानुपाती कर दिया। तीसरी बार कौन आए? एवोगैड्रो आए। उन्होंने क्या बताया कि भैया मोल को मत छोड़ो, ठीक है, मोल को भी यहाँ पे समानुपाती कर लो। और यहाँ पे हमने एक इक्वेशन यहाँ पे सत्यापित की, कौन सी? आदर्श गैस समीकरण। ठीक है, आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आप देख सकते हैं वो क्या है यहाँ पे? PV। अच्छा, यहाँ पे समानुपाती यहाँ पे बराबर कर दो। ठीक है, PV बराबर nRT। क्या इतनी बात क्लियर? ठीक है, और आपसे पूछा भी ये गया था कि PV बराबर nRT आपको यहाँ पे स्थापित करनी है, सत्यापित करनी है। अच्छा जी, अगला प्रश्न यहाँ से। अब आपको लग रहा होगा कि सब प्रश्नों के रूप में ही क्यों? क्योंकि भाई प्रश्न आपको यदि मैं थ्योरी पूरी बताता रहूँगा ना, ठीक है, तो वहाँ पे आपको अंदाज़ा नहीं लग पाएगा कि यहाँ पे प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक अंदाज़ा तो लग रहा है ना कि हाँ यार, यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, देखो भाई, आदर्श गैस समीकरण के आधार पर सिद्ध कीजिए कि स्थिर ताप तथा स्थिर दाब पर किसी गैस का घनत्व उसके अनुभार के समानुपाती होता है। बहुत ही इजी है, ये तो फर्स्ट चैप्टर में भी कर चुके हैं, दोबारा से कर लेते हैं। देखो भाई, मुझे पता है PV बराबर क्या होता है? nRT होता है। अच्छा, N क्या था? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स थे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? तो आप बोलेंगे सर भार बटा अनुभार। भार को मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आप बोलेंगे सर W बोल दो। अनुभार को मैं क्या लिखते आ रहा हूँ? अभी तक स्मॉल m लिखते आ रहा हूँ। तो N की जगह में क्या डाल दूंगा? W/m डाल दूंगा। ठीक है, तो PV बराबर W/m/RT, यहाँ पे ये रिलेशन हुआ। ठीक है, इसके बाद में इसको आगे बढ़ाते हैं अपन। तो ध्यान दीजिएगा, डेंसिटी बराबर क्या होता है? तो आपको पता है डेंसिटी बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन। ठीक है, द्रव्यमान अपॉन आयतन। क्लियर है? अच्छा जी, आप यहां से एक बात समझो, यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे, यदि मैं इस V को, इस M को तो मैं उधर ले जाऊं और इस V को यहाँ पे लेके आ जाऊं, तो यहाँ पे आपका क्या नजर आएगा? तो आप बोलोगे सर PM, प्राइम मिनिस्टर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, PM बराबर W/V/RT। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जादू नजर आएगा? बताओ भाई। तो आप बोलेंगे सर ये हमें नजर आ गया, और यही तो क्या था हमारा? घनत्व था, डेंसिटी थी। ठीक है, तो इस वाले की जगह हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे D कर सकते हैं। अच्छा, यदि मैं इस पूरी इक्वेशन को अब यहाँ पे, यदि मैं इसको D की फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो D की फॉर्म में इसको सीधे कैसे लिखूंगा? तो आपको पता है सर D बराबर क्या हो जाएगा? PM/RT हो गया। ठीक है,
PM/RT हो गया। अच्छा, आपसे पूछा गया है यहाँ पे घनत्व और उसके अनुभार के समानुपाती होता है, तो यहाँ से आपको सीधा ही पता चल रहा है कि जो डेंसिटी है उसको बढ़ाने पे द्रव्यमान भी बढ़ेगा, यानी कि अनुभार भी बढ़ेगा, अनुभार भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे D जो है वो सीधा का सीधा समानुपाती किसके नजर आ रहा है, अनुभार के। ठीक है, प्रेशर के भी समानुपाती है, इन दोनों चीज़ों के यहाँ पे क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया मैंने। ध्यान से समझेंगे फिर से। PV बराबर क्या होता है, NRT होता है, N बराबर क्या होता है, भार बटा अनुभार। ठीक है, और मुझे एक और बात पता है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो दोनों तीनों चीजों को यूज किया, आगे करता गया, आराम से D की फॉर्म में मुझे लिखना है और यहाँ पे मेरा आंसर मुझे निकालना है। क्लियर है? ठीक है, और यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, P, R और T को मैंने स्थिर कर दिया। ठीक है, पहले ही मैंने ये चीज बोल दी है। क्लियर है? चलो जी आगे देखो भाई, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करो भाई। कैसे? ये बोल रहा है निम्न में से किस गैस का घनत्व सर्वाधिक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा घनत्व किसका होगा, जिसका द्रव्यमान यहाँ पे या फिर अनुभार जो है वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो घनत्व होता है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, M है, यानी कि D बढ़ेगा तो M भी बढ़ेगा, यानी कि सबसे ज्यादा जो घनत्व होगा वो किसका होगा, जिसका अनुभार सबसे ज्यादा है उसी का घनत्व क्या होगा, सबसे ज्यादा रहने वाला है। अच्छा जी, इसका मतलब ये हो गया कि सर मुझे ये यहाँ पे जो कंपाउंड दिए हुए हैं ना, उनका मुझे क्या निकालना पड़ेगा, अनुभार निकालना पड़ेगा। अच्छा, अनुभार इसका देखो, CH4 का देखो, कार्बन कितना होता है, 12 होता है, हाइड्रोजन एक का कितना होता है, 1 होता है, 4 आ गया तो कितना हो गया, 4 हो गया, 12 4 कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, अच्छा जी, नाइट्रोजन की बात करें तो 1 का 14 होता है, 2 का कितना हो गया, 28 हो गया। CO2 44 पता ही है, ऑक्सीजन कितने दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं, 1 का 16, 2 का 32। अच्छा जी, सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको किसका नजर आ रहा है, तो आप बोलेंगे CO2 का, यानी कि जिसका अनुभार ज्यादा है उसका यहाँ पे घनत्व भी ज्यादा होगा, डेंसिटी भी ज्यादा होगा। बड़े ही प्यार से आंसर लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर D। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बड़े आगे। अब देखो भाई, अगला नियम जो कि अंतिम नियम, उसके बाद में R के विभिन्न रूप में हम यहाँ पे देखेंगे। R के मान जो हमने यहाँ पे PV बराबर NRT लेके आए थे ना, वहाँ पे R के बारे में भी तो जानेंगे कि R का क्या वैल्यू है। ठीक है, कुछ वैल्यू तो होगा, इसे नियतांक है तो समझो भाई। अगला नियम, स्थिर आयतन पर। अब देखो, ये यहाँ पे आए, इन्होंने क्या बोला कि बॉयल ने तो क्या कर दिया, टेम्परेचर को यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, फिर प्रेशर को कर दिया, अगले वाले ने दोनों को कर दिया। तो भाई मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम जो रहेगा ना, यानी कि जो आयतन रहेगा उसको मैं क्या कर देता हूँ, कांस्टेंट कर देता हूँ। आयतन को मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, स्थिर आयतन पर निश्चित द्रव्यमान वाली गैस के लिए, निश्चित द्रव्यमान वाली गैस के लिए उसका दाब ताप के समानुपाती होता है, यानी कि सीधा बोला हुआ है कि प्रेशर जो होगा वो टेम्परेचर के समानुपाती होगा। अच्छा जी, यहां से समानुपाती का चिन्ह हटाओ, K लगा दो, तो P बराबर क्या आ गया, KT आ गया। ठीक है, तो P और T का जो यहाँ पे अनुपात है वो क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सा नियम है जिसमें यह बताया गया है कि दाब और ताप का जो अनुपात होगा वो एक नियतांक होगा। तो आपका आंसर बड़े ही प्यार से आना चाहिए, क्या, गैलुसेक का नियम। ठीक है, तो चारों नियम यहां पे हम देख चुके हैं। आदर्श गैस समीकरण आप देख चुके हैं। आदर्श गैस समीकरण में आपको एक चीज ने परेशान किया होगा, R क्या है। R के बारे में हम बात करेंगे अगली क्लास में विस्तार पूर्वक अच्छे तरीके से। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।